नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नारदा टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट केस में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हाईकोर्ट ने सुनवाई 26 मई तक स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों पर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर सरकार से किया तलब। पूछा क्यों नहीं जारी की जा रही है डेथ सर्टिफिकेट। वादी बोला कैसे मिलेगा मुआवजा। कोरोना काल में दवाइयां बांटने के मामले में ड्रग कंट्रोलर जनरल करेगा गौतम गंभीर की जांच। 1 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट। राधे फिल्म के पायरेसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया निर्देश। कहा अवैध रूप से मूवी शेयर करने वालों के अकाउंट्स करे निलंबित। India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच ने हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई 26 मई तक स्थगित की है। उधर कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा 21 मई को नारदा घोटाला मामले के आरोपी टीएमसी के 4 नेताओं को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की बजाय हाउस अरेस्ट करने और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी। तुषार मेहता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने अंतरिम जमानत की अनुमति देने वाले कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें हाईकोर्ट ने गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं को घर में नजरबंद रहने का आदेश दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नारदा घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 17 मई से हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई टालने की मांग की। दरअसल तुषार मेहता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने अंतरिम जमानत की अनुमति देने वाले न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के आदेश को भी चुनौती दी है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट में एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस आईपी मुखर्जी, अरिजीत बनर्जी और सोमेन सेन की 5 जजों की बेंच अंतरिम जमानत का अनुदान पर बंटवारे के बाद एक्टिंग सीजे राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की डिवीजन बेंच द्वारा किए गए एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही है। बेंच ने सॉलिसिटर से पूछा कि मामले की सुनवाई सीबीआई द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका या एसएलपी को कैसे प्रभावित करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि आग्रह किया कि सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए और ये उचित होगा कि सुनवाई स्थगित कर दी जाए। गिरफ्तार टीएमसी नेताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने स्थगन की याचिका का जोरदार विरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जांच एजेंसी जो खुद को प्रमुख कहती है उसने स्थगन की मांग की है, जबकि यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल शामिल है। अदालत में क्या हुआ ये जानने और तत्कालिकता जानने के लिए ये अनुरोध करना सीबीआई के लिए अशोभनीय है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख की अनुमति है और इसके बावजूद सीबीआई ने अपनी एसएलपी का उल्लेख नहीं करने का विकल्प चुना। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि वो हाउस अरेस्ट ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुनवाई को परसों तक के लिए टालने की मांग कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई को सीबीआई कार्यालय में सीएम के घुसने, कानून मंत्री द्वारा अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन आदि की अभूतपूर्व घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। हालांकि महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को संदर्भित किए जाने पर आपत्ति जताई, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य को सीबीआई की याचिका में एक पक्ष नहीं बनाया गया है और राज्य को इसकी कोई कॉपी नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।
कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, उनके डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखी जा रही। अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वाले के परिवार को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की सही वजह दर्ज की जानी चाहिए ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले को 11 जून को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल की तरफ से याचिका में दाखिल की गई है। इनमें कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा में मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया। इस पर जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने पूछा कि क्या किसी राज्य ने अपनी तरफ से ऐसा मुआवजा दिया है। वकीलों ने कहा कि ऐसा किसी राज्य ने नहीं किया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे को लेकर या डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोई कॉमन गाइडलाइंस है। बेंच ने पूछा, मौत का कारण सांस लेने में दिक्कत या हार्ट फेल होना बताया जा रहा है। अगर मुआवजे को लेकर योजनाएं होगी तो आप लाभार्थी की पहचान कैसे करेंगे। क्या डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोई कॉमन पॉलिसी है। क्या डेथ सर्टिफिकेट पर ये नहीं लिखा होना चाहिए कि मौत कोविड की वजह से हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा, अस्पताल में मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। ना उनका पोस्टमार्टम होता है और ना डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मृत्यु का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। वकील ने कहा कि सभी राज्यों को ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की सही वजह दर्ज करे ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके। बहस के दौरान गौरव बंसल ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। जजों ने याचिका को अहम बताते हुए केंद्र से इस पर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना की मौत की वजह लिखने को लेकर सरकार की नीति और ICMR के निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा जाए। केंद्र ये भी बताए कि क्या वो राज्यों को कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के लिए कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वो 6 महीने की अवधि के लिए या कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने तक ब्याज मुक्त ऋण स्थगन के संदर्भ में राहत नहीं दे पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम योजना और आगे बढ़ाने के निवेदन वाली एक याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए टाल दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले वकील की आवाज सुनाई न देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये सुनवाई टालनी पड़ी। इस याचिका में अनुरोध किया गया कि कोविड की नई लहर को देखते हुए एक बार फिर से लोन मोरेटोरियम स्कीम को लागू किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ इस याचिका को खारिज करने के मूड में दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक नीतिगत मसला है। कोर्ट पहले ही इसमें दखल न देने की बात कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वालों से कहा कि वे इस मांग के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख तय की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने आवाज साफ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से सुनवाई 11 जून तक टालनी पड़ी। खंडपीठ ने कहा कि अगली डेट में किसी फैसले से पहले उक्त वकील की बात पहले सुनी जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है और इसमें आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है और काम धंधा ठप पड़ गया है। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च हो रहा है और इसकी वजह से तमाम वर्ग ये काम मांग करने में लगे हुए हैं कि लोन मोरेटोरियम को फिर से लागू किया जाए। एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश लॉकडाउन का सामना कर रहा है और ये इकोनॉमी के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है।
कोरोना काल में फेविफ्लू जैसी दवाइयां बांटने के बाद अब बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल से मामले की जांच कराने का आदेश दिया और कोर्ट ने पूछा कि दवाइयां बांटना सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो। कोर्ट ने कहा है कि डीजीएचएस जरूरतमंदों को दवाइयां बांटे। गंभीर के साथ आप विधायक प्रीति तोमर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर भी आरोप लगे हैं। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। गंभीर दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फेविफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। उन पर इन दवाओं की जमाखोरी का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल से इसकी जांच करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करे और कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा, चूंकि ये उल्लंघन ड्रग कंट्रोलर के दायरे में आता है, इसलिए एकत्र की गई सामग्री को दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर के दायरे में रखा जाए। ड्रग कंट्रोलर औषध जांच करेगा और स्टेटस रिपोर्ट 1 सप्ताह में दाखिल करेगा। दिल्ली में नेताओं द्वारा बड़ी मात्रा में लोगों को दवाएं उपलब्ध कराने के मामले पर ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से कहा गया कि हमें खुद जांच करनी होगी। ड्रग्स विभाग के द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई है कि उनके पास 21 अधिकारी है और वो अभी ठीक से प्रशिक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही है, ऐसे समय में कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को भारी मात्रा में खरीदना सही तरीका है क्या? सांसद गौतम गंभीर के मामले में कोर्ट ने कहा कि गंभीर ने इसे अच्छे इरादों के साथ किया होगा। हमारे सामने मुद्दा ये है कि क्या ये जिम्मेदार व्यवहार है। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को इस तरीके से जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं तो उन्हें डीजीएचएस को दवाइयां देनी चाहिए और डीजीएचएस जरूरतमंदों को बांटे। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में 3 मामलों की जांच होनी चाहिए। एमपी बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, प्रीति तोमर विधायक आप और प्रवीण कुमार विधायक आप पर आरोप लगे हैं। जहां तक गंभीर की बात है तो एक डॉक्टर गर्ग के लिखे पर्चे पर 2628 स्ट्रिप खरीदी और बांटी थी। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में हमें पता चला कि वितरण के बाद गंभीर के पास 225 स्ट्रिप्स बचे थे जो कि डीजीएचएस को दे दिए गए हैं। इस पहलू को भी जांच करने की आवश्यकता है। उसमें ये देखना होगा कि कैसे एक पर्चे पर दवा विक्रेताओं ने इतनी बड़ी मात्रा में फेविफ्लू दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में साफ साफ केस बन रहा है, इसलिए हमें सिर्फ इतना बताया जाए कि किस प्रावधान के तहत क्या कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के ब्रॉडकास्ट राइट होल्डर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को गैर कानूनी तरीके से प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। दरअसल जी एंटरटेनमेंट ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि फिल्म की कई पायरेटेड कॉपी और विभिन्न वीडियो क्लिप अनाधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड और स्टोरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता के बीच सर्कुलेट की जा रही है और पायरेसी के चलते इसके लाइसेंसधारी और फिल्म में विभिन्न राइट्स होल्डर्स के हित गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और इस याचिका के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की नई रिलीज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की पायरेसी के खिलाफ अंतिम राहत देते हुए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फिल्म की पायरेटेड प्रतियां साझा करना और या बेचने वाले अवैध अकाउंट को निलंबित करने का निर्देश दिया है। फिल्म की किसी भी प्रकार की पायरेसी के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा का आदेश देते हुए कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर फिल्म के किसी भी अनाधिकृत संग्रहण, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार, नकल, बिक्री के लिए पेशकश या प्रतियां उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी है। फिल्म के अधिकार धारक जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म की कई पायरेटेड प्रतियां साथ ही साथ विभिन्न वीडियो क्लिप को अनाधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड करने और संग्रह करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को प्रसारित किया जा रहा है। और जैसा कि अन्य लाइसेंसधारी और फिल्म में विभिन्न अधिकारियों को धारक को इस तरह की चोरी के कारण इसके हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया। अपने अधिकारों के संरक्षण में पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र साइबर डिजिटल अपराध इकाई को लिखित रूप से ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत पहले ही शुरू कर दी गई थी, जो कथित रूप से भुगतान की प्राप्ति की पायरेटेड प्रति साझा कर रहे हैं। वादी ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप की सेवा की शर्तें स्पष्ट रूप से कहती हैं कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ता बौद्धिक संपदा अधिकारियों के उल्लंघन के लिए सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते।
इसलिए शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और अंततः डिलीट कर दिया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वाले खातों से व्हाट्सएप संचार पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा है कि ये संदेश स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि विचाराधीन ये विशेष अकाउंट से प्रतिवादी संख्या 9 की नीति की शर्तों के पूर्ण उल्लंघन में पूर्व दृष्टया उपयोग किए जा रहे हैं और कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि वादी ने अपने पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया और सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है, क्योंकि एक पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो एक अपूर्णीय क्षति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूदा कानून के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा कि अन्य जरूरी मामले हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। विवाह प्रमाण पत्र के अभाव में किसी की जान नहीं जा रही। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि देश वर्तमान में एक महामारी से निपट रहा है। अन्य जरूरी मामले हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने कहा कि आपको हॉस्पिटल्स के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी की मौत नहीं हो रही क्योंकि उनके पास विवाह प्रमाण नहीं है। मेहता ने कहा कि एक सरकार के रूप में तात्कालिकता के संदर्भ में हमारा ध्यान वर्तमान मुद्दों पर है। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा है कि इन दिनों कानून अधिकारी भी महामारी से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने कोर्ट से कहा कि सरकार को तटस्थ होना चाहिए और कोर्ट को तात्कालिकता निर्धारित करनी होगी। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि इस देश में 7 करोड़ LGBTQ लोग हैं। सुनवाई के दौरान मेहता ने न्यायमूर्ति राजीव सहाय की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रोस्टर में बदलाव पर सवाल भी उठाया। कोर्ट ने मामले को 6 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए केंद्र से रोस्टर के सवाल पर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब पिछले साल दायर 3 याचिकाओं के जवाब में था और एक याचिका में एक मनोचिकित्सक डॉक्टर कविता अरोड़ा और एक चिकित्सक अंकित खन्ना ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए उनके आवेदन को दिल्ली के एक विवाह अधिकारी द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद साथी की पसंद के मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग की। तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखकर कोविड-19 से पीड़ित और जरूरतमंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने की मांग की। पत्र में थिरुनेलवेली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के परिवार के सदस्यों को 25 लाख रुपए की राहत की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और थिरुनेलवेली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद मृत्यु हो गई थी। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण कई अधिवक्ताओं ने अपनी जान गंवाई और उनके परिवार के सदस्य बिना किसी वित्तीय सहायता के पीड़ित हैं। परिषद ने मुख्यमंत्री को सूचित किया। कोविड-19 महामारी के चलते समय समय पर किए गए लॉकडाउन के कारण तमिलनाडु में वकालत करने वाले विशेष रूप से युवा और महिला अधिवक्ताओं सहित सभी व्यक्तियों के सामान्य जीवन को प्रभावित किया। पत्र में आगे कहा गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सदस्य के रूप में शामिल हुए बिना कोविड-19 के कारण कई सौ अधिवक्ताओं की मृत्यु हो गई और इसलिए बार काउंसिल उन अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्यों को कोई राशि का भुगतान करने में असमर्थ है और इस तरह से वे बिना किसी वित्तीय सहायता के पीड़ित हैं। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु और पुडुचेरी में सभी न्यायालयों को बंद करने के लिए एक अधिसूचना की जानकारी देते हुए पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। पत्र में आगे बताया गया है कि कई बार अधिवक्ता संघों की परिषद को सूचित किया गया है कि अधिकांश अधिवक्ता लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित हैं और उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और इस समय इन अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना अत्यधिक आवश्यक है। चलिए कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही। India Legal presents Courts Roundup.